Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज एक और टॉपिक से, दैट इज़ एथिकल इश्यूज़, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर जो हम कर रहे थे उसका लास्ट टॉपिक है। उसके अंदर हमने सारे टॉपिक्स मेजरली कवर कर लिए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है, मेडिसिन में क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में जो भी पढ़ना था। अब एनसीईआरटी में एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है, दैट इज़ एथिकल इश्यूज़। ठीक है, तो अब ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। एंड बेटा इस वाले टॉपिक में ना मेजरली आपको एनसीईआरटी थोड़ा पॉइंट उसका कवर करना है, तो मैं इसको एनसीईआरटी के फॉर्म में आपको पढ़ा रही हूँ और इसमें से जो पॉइंट हमको याद रखने हैं वो हम अलग से नोट्स कॉपी में एथिकल इश्यूज़ हेडिंग डाल के सिर्फ उन पॉइंट्स को लिखेंगे और उसको याद करेंगे। बाकी मैं इसकी एनसीईआरटी यहीं पर आपको कवर करा रही हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी में बेटा बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको डिकोड करके उनके बारे में नोट्स बनाना, उनको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसकी थोड़ी एनसीईआरटी की लाइनें याद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो एथिकल इश्यूज़ वाला टॉपिक है इसमें आपको एनसीईआरटी की कुछ लाइनें बहुत अच्छे से याद करनी है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा ये एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, व्हाट आर एथिकल इश्यूज़। सो बेसिकली देखो, कोई भी काम करने के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, वी कैन नॉट वायलेट दैट। ठीक है, कुछ रूल्स एंड एथिक्स जो हमको फॉलो करने होते हैं वो हर फील्ड में होते हैं, चाहे हम रिसर्च ही क्यों ना कर रहे हो। तो रिसर्च करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई अननेचुरल एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, एथिक्स फॉलो किए जाते हैं, अगर उनको कोई वायलेट करता है तो वो एक एथिकल इशू बन सकता है। ठीक है, तो हम उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, देखिए पहली लाइन, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस। हम जो भी मैनिपुलेशन करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हम जो चेंजेस करते हैं, कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। किसी न किसी बॉडी को इसे रेगुलेट करना पड़ेगा कि कितना मैनिपुलेशन अलाउड है, कितना नहीं अलाउड है। तो द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। सम ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organism। हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या तो हेल्प कर सकती है या हार्म कर सकती है, उसका इवैल्यूएशन करना पड़ता है बेटा, उसकी मोरालिटी का इवैल्यूएशन करना पड़ता है। वो किस बेसिस पर होता है? एथिकल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर। कुछ एथिकल स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को इवैल्यूएट किया जाता है कि ह्यूमन जो भी चीज़ें कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस कर रही हैं, उससे उसको कितनी हेल्प होगी, कितना हार्म होगा, ये चीज़ इवैल्यूएट करना पड़ता है हमको एथिकल स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ हम एनसीईआरटी समझ रहे हैं। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज़, अगर आपने उन इशूज़ की मोरालिटी से ज़्यादा कुछ किया, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब मान लो एक चीज़ हमें अलाउड है, हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा वो जो नहीं अलाउड है, अगर हम उससे ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो उसका क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। ह्यूमन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैनिपुलेशन के लिए, उस चीज़ का क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है अगर हम उस मोरालिटी को क्रॉस करते हैं। तो genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem। मान लीजिए आपने कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी और उसको इकोसिस्टम में रिलीज कर दिया, तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है इकोसिस्टम पे, ह्यूमन वेलफेयर पे, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है बेटा। वो सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है और डिजास्ट्रस भी हो सकता है। दैट इज़ वाई अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपके लिए, देयरफॉर। इसलिए यहाँ से एक सिंपल सा असर्शन रीजन भी बन सकता है, देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट, किसने बेटा? इंडियन गवर्नमेंट ने हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेट किए, सच एज GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। एक कमिटी है बेटा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं या नहीं, कितने टाइम तक उस पर वो एक्सपेरिमेंट रिसर्च चल सकती है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्रूवल देने वाली एक कमिटी है GEAC। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी कमिटीज़ बिठा रखी हैं विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द, पहला क्या डिसीजन लेगा? फर्स्ट, वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च,
कि जो जीएम रिसर्च कोई करने वाला है उसकी वैलिडिटी क्या है, पूरी ज़िंदगी क्या वो गवर्नमेंट के वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है या किस टाइम लिमिट तक उसका यूज़ कर सकता है। एंड सेकेंड, द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज, कि जो भी जीएम ऑर्गेनिज्म है, जीएमओ है, कि मान लीजिए किसी ने जीएम रिसर्च करी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में और कोई नया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विसेज के लिए अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इकोसिस्टम में रिलीज कर रहे हैं, तो उसका अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो सकता है। दैट इज वाई कोई बॉडीज होती हैं जो बताती हैं कि आप इस प्रोडक्ट को इकोसिस्टम में रिलीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो यहाँ से आती है बेटा हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में से, सबसे पहला हमने क्या करना है, अबाउट जीईएसी। क्या क्या याद करना है, जीईएसी की फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है, ये जीईएसी की फुल फॉर्म होती है। क्या क्या डिसीजंस ले सकती है ये, फर्स्ट वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए किसी को रिसर्च करनी है उसकी वैलिडिटी क्या है, और दूसरा इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज इनटू इकोसिस्टम, जिसके रिजल्ट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो किसी बॉडी को, गवर्नमेंट बॉडी ने किसी को ऑथराइज कर रखा है, वो बताएंगे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे जीईएसी के बारे में। एंड ये जीईएसी की फुल फॉर्म आप जहाँ पे सारी 12th क्लास की फुल फॉर्म्स एक साथ लिख रहे हैं वहाँ पे भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला। देखो आगे क्या था, मॉडिफिकेशन और यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, आपने मान लीजिए कोई फूड सोर्स बनाया, कोई मेडिसिन सोर्स बनाया, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को आप पब्लिक सर्विसेज के लिए रिलीज करना चाहते हैं, हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विथ पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम। आपने मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसका ऑलरेडी, जिस प्रोडक्ट का पेटेंट दे रखा है हमने किसी को। पेटेंट क्या होता है बेटा, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पेटेंट मान लो ऐसा कोई पर्सन, ऐसी कोई कंपनी जिसको पूरा अधिकार है उस प्रोडक्ट पे, आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से वैसा प्रोडक्ट बना दिया, तो वो जो पेटेंट है जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को बना रहा है किसी नेचुरल तरीके से, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये जस्ट दो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, एक तरह से आपको यहाँ से दो प्रॉब्लम्स मिल रही हैं किस चीज़ की, कि आपने अगर जीएम ऑर्गेनिज्म या जीएम प्रोडक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो प्रोडक्ट मिला है उसको पब्लिक सर्विसेज के लिए या इकोसिस्टम में रिलीज करा। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये जस्ट हम यहाँ से जो जस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। उसमें रिलीज करा तो दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो यहाँ पर एनसीईआरटी में दी हुई हैं, और भी आती हैं, यहाँ पर दो दी हुई हैं। एक कि भाई अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, जिसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा इश्यूज विद द पेटेंट, जो जिस प्रोडक्ट को हम रिलीज कर रहे हैं उसका पेटेंट जिसके पास है, उस प्रोडक्ट का अधिकार जिस पर्सन या कंपनी के पास है, वो भी इशू क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम सब कुछ जीईएसी के कंट्रोल में करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे सेकेंड पॉइंट पे बेटा। आगे देखो क्या दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट, there is growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technologies that make use of the genetic material, plant and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous, मतलब इंडियन, हमारे खुद के देश के people of a specific region और country। अब ये जो पैराग्राफ दिया है मैं इसका एक सिंपल मतलब बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हम आयुर्वेदा में हल्दी का, नीम का बहुत ज़माने से यूज़ कर रहे हैं एंड हमको पता है उसके अंदर कुछ एंटीसेप्टिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन मान लो हमें उसके पीछे की बाई चांस से साइंस नहीं पता है या थोड़े टाइम पहले तक नहीं पता थी, तो अब कोई मान लीजिए फॉरेन कंपनी आई, कोई डेवलप्ड कंट्री आई, उसकी किसी कंपनी ने उसका साइंस पढ़ा और बोला कि हमने खोजा है कि हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हम जानते हैं नीम में क्या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, और उन्होंने नीम और हल्दी के ऊपर पेटेंट ले लिया, मतलब पूरा अधिकार ले लिया कि अब हमको भी, हम जो ऑलरेडी इतने ज़माने से आयुर्वेदा
में, स्पिरिचुअल साइंस में इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिनल चीज़ों में, हमें भी अगर हल्दी या नीम का यूज़ करना है तो हमें उस कंपनी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी या उसको कंपेंसेटरी पेमेंट देना पड़ेगा, हम उससे परमिशन लेंगे तब हम यूज़ करेंगे। तो लोगों के अंदर इस चीज़ के लिए गुस्सा भर रहा है। यही चीज़ आप दोबारा पढ़िए। There is growing public anger that certain companies are being granted patent for product and technologies that make use of the genetic material, plant and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region or country। ठीक है, अब हम यहाँ से ये जो पढ़ने जा रहे हैं ना कि पूरा का पूरा पैराग्राफ इज अबाउट राइस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चंस में इसकी लाइनें मिलेंगी बेटा, राइस के बारे में सारे पॉइंट्स हमको बनाने हैं। देखिए क्या क्या। राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एशियंस एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, ये तो हम जानते हैं। देयर आर एन एस्टिमेटेड, पहली इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। इंडिया में लगभग 2 लाख वेराइटीज है राइस की, अकेले इंडिया में ही। ठीक है, द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सब हम सब जानते हैं कि इंडिया राइस के केस में वन ऑफ द रिचेस्ट है, वन ऑफ द रिचेस्ट, मोस्ट रिचेस्ट नहीं। चाइना नंबर 1 पे आता है, इंडिया नंबर 2 पे आता है, तो वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पास राइस की प्रोडक्शन वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, हम सेकेंड नंबर पे आते हैं आफ्टर चाइना। एंड हमारे पास राइस की 2 लाख वेराइटीज़ हैं। बासमती राइस के बारे में सब जानते हैं दैट इट इज़ डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। ठीक है, उसमें से जितनी भी बासमती राइस की वैरायटीज़ है उसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ ऑफ बासमती, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। मतलब इस 2 लाख वैरायटी में से 27 वैरायटी हमारे पास बासमती की है। इंडिया में टोटल जितनी भी वर्ल्ड में बासमती की वैरायटी है उसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ इंडिया में ग्रो की जाती हैं। देयर इज रेफरेंस टू बासमती राइस इन एंशियंट टेक्स्ट, फोकलोर एंड पोएट्री as it has been grown for centuries। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है ये देखो। In 1997 an American company got patent, अधिकार मिला उसको, patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office। देखो इस बात को लिख रही हूँ, ये क्या कह रहे हैं, important about राइस। राइस के बारे में हमने क्या बोला, पहला बोला इंडिया में 2 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस ऑलरेडी हैं, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ ऑफ बासमती राइस भी है। ठीक है, तो इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट है राइस के प्रोडक्शन में। चलो ठीक है, दूसरा आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है राइस के बारे में। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी है, उसको यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस ने 1997 में एक अमेरिकन कंपनी को, इस कंपनी को बासमती राइस के ऊपर, बासमती राइस पर पेटेंट दे दिया, यानी सारे अधिकार दे दिए, पेटेंट राइट्स दे दिए। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखा है। फिर से पढ़ लो। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स on basmati rice through the US Patent and Trademark Office. This allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. The new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers' varieties. ठीक है, Indian basmati was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention और अ नॉवेल्टी। नॉवेल्टी का मतलब होता है बेटा नयापन। ठीक है, देखो पेटेंट तभी दिया जाता है किसी चीज़ का, पेटेंट का मतलब ये होता है आप नया कुछ नॉवेल्टी दिखाओ उस चीज़ में, एकदम नया कोई रिसर्च करो, कोई नया प्रोडक्ट बनाओ, एकदम नई कोई बात बताओ। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये जो लाइनें हमने पढ़ी,
इस अमेरिकन कंपनी को बासमती राइस पर पेटेंट मिला, तो हुआ क्या, इस अमेरिकन कंपनी ने एक इंडियन फार्मर वैरायटी लिया, किसका, बासमती का, उसको क्रॉस कराया एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी से, ठीक है, और इससे एक न्यू वैरायटी मिली, ठीक है, और इस नई वैरायटी को उन्होंने बोला हमने खोजा है इन्वेंशन, एकदम नया है, नॉवेल्टी, ठीक है, और वो इस नई वैरायटी को मार्केट में सेल कर रहे हैं, कहाँ पर, यूएस में और अब्रॉड में, और पैसे कमा रहे हैं। यूएस और अब्रॉड में इस नई वैरायटी को सेल करके वो पैसे कमा रहे हैं। वो कहते हैं ये तो एक नई चीज़ हमने बनाई है, बट भाई ये कौन ध्यान देगा कि उन्होंने उसको इंडियन फार्मर्स की एक वैरायटी से क्रॉस कराया है, ये कंप्लीटली एक इन्वेंशन या नॉवेल्टी नहीं है। बट क्योंकि उनको बेटा बासमती राइस पर पेटेंट राइट्स मिल गए थे, तो उनका राइट बन गया कि नई वैरायटी को हम बेच सकते हैं, हम बासमती के साथ चाहे जो वो कर सकते हैं, ठीक है, ये बात लिखी हुई है। अब पढ़िए, अब हम वापस से पढ़ते हैं ताकि आपको सारी लाइन क्लियर हो जाए। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन derived फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वेराइटीज। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी ड्वार्फ वेराइटी एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और नॉवेल्टी। The patent extends to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. ठीक है, फिर से पढ़ो। The patent extends to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted to by the patent. ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए ये इन्होंने एक नई वैरायटी पता करी और ऐसी ही फंक्शनली ये सब समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये बुक से लाइनें आपको याद करनी है। फंक्शनली इक्विवेलेंट वैरायटी आपके पास ऑलरेडी है, जिसका टेस्ट ऐसा ही आता हो, अरोमा ऐसा ही आता हो, फ्लेवर ऐसा ही आता हो, आपके पास है। तो आप इस फंक्शनली इक्विवेलेंट वैरायटी को भी इस अमेरिकन कंपनी से पूछे बिना मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, ये भी इनके खुद के पेटेंट राइट के अंदर चला गया, ठीक है। फिर से पढ़ो, उनका जो पेटेंट है वो कहाँ तक आगे बढ़ रहा है, उसी के फंक्शनल इक्विवेलेंट तक भी बढ़ रहा है कि मेरा अधिकार है इसके फंक्शनल इक्विवेलेंट पर भी, क्योंकि ऐसी एक चीज़ मैंने खोजी है। एम्प्लॉइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। जो पेटेंट है अमेरिकन कंपनी, वो बाकी लोग जो बासमती राइस बेच रहे हैं या वैसा जैसा नया वेराइटी उन्होंने बनाया है वैसी कोई वेराइटी पहले से ही बेच रहे, तो उसको रोक सकता है, क्योंकि उसके पास कंपनी के पास, अमेरिकन कंपनी के पास गवर्नमेंट की तरफ से पेटेंट मिल चुका है उसको। Several attempts has also been made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicines, example turmeric and नीम, जो मैं आपको बता रही थी, इन दोनों के बीच में कॉमा लगा लीजिए, टर्मरिक और नीम के ऊपर। If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, ये जो पेटेंट लेने के लिए एप्लीकेशन डाली जाती हैं, अगर हम इसके लिए सावधान या सतर्क नहीं रहेंगे, हम इन पे ध्यान नहीं देंगे और हम इसको काउंटर नहीं करेंगे, तो अदर कंट्रीज और इंडिविजुअल्स किस चीज़ को एनकैश करेंगे, किस चीज़ से पैसा बनाएंगे, जो हमारी ऑलरेडी एक रिच लेगेसी है, एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें इन एप्लीकेशंस को काउंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ क्या मिलती है बेटा, पेटेंट के बारे में मिलती है। यहाँ से आपको एक और चीज़ क्या मिलती है, पेटेंट के बारे में मिलती है। पेटेंट एक तरह से याद करने के लिए आप समझ सकते हो कि पेटेंट मतलब सारे राइट्स मिल जाना किसी चीज़ के ऊपर। यही पेटेंट अगर किसी बायोलॉजिकल चीज़ पे आपको मिल जाए तो उसको हम बायो पेटेंट कहते हैं, दैट इज पेटेंट ऑन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्ट। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल भी बेटा आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, वो बताती हूँ आपको। जैसे कि एक पर्सन थी एम चक्रवर्ती, इस बायो पेटेंट की एग्जाम्पल बता रही हूँ। इनको पेटेंट मिल गया था एक बैक्टीरिया पर
बैक्टीरिया, उसका नाम था स्यूडोमोनास पुटीडा। स्यूडोमोनास पुटीडा के ऊपर एम चक्रवर्ती को बायो पेटेंट मिला था, क्योंकि ये स्यूडोमोनास पुटीडा का यूज़ करा गया था एज बेटा बायो रेमेडिएशन। एक और वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पर, बायो रेमेडिएशन। अब ये बायो रेमेडिएशन क्या होता है, मतलब किसी बायोलॉजिकल चीज़ से कोई रेमेडी निकालना, कोई सॉल्यूशन निकालना। तो ये स्यूडोमोनास पुटीडा ने किसी चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकाला था, ये एक बायोलॉजिकल चीज़ तो है, अगर हम इससे कोई रेमेडी निकाल रहे हैं तो इससे होने वाली रेमेडी को हम क्या बोलेंगे, बायो रेमेडिएशन। दिस स्यूडोमोनास पुटीडा वॉज यूज्ड फॉर टू रिमूव ऑयल स्पिल्स फ्रॉम वाटर बॉडीज़। जैसे होता है ना, कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, मान लो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, कोई लेक है, तो उस पे मान लो कोई आसपास फैक्ट्री है, उससे कोई ऑयल स्पिल हो गया है, तो ऑयल वहाँ के लिए पोल्यूशन है, उसको रिमूव करने के लिए उस ऑन साइट नॉट इन लैब, ऑन साइट स्यूडोमोनास पुटीडा को वहाँ पर रिलीज़ करके उस ऑयल स्पिल को ख़त्म किया गया था। तो वहाँ पे किसी केमिकल को नहीं छिड़कना पड़ा। इस तरह से हमने एक बायोलॉजिकल चीज़ से कोई रेमेडी निकाली थी, उसको बायो रेमेडिएशन कहते हैं। और ये चीज़ इन्होंने बताई थी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था बेटा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको स्यूडोमोनास पुटीडा पे बायो पेटेंट दे दिया था कि स्यूडोमोनास पुटीडा पे पूरा अधिकार आपका है। ठीक है, तो ऐसे पेटेंट, बायो रेमेडिएशन, ये सब वर्ड्स होते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन आपने पढ़ा था। इसी तरह बायोडीजल एक वर्ड होता है बेटा, बायोडीजल मतलब एनर्जी सोर्स आप किसी बायोलॉजिकल चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। फिर आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा था तो आपको टर्म मिले थे बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, है ना, बायो हर्बिसाइड, बायो वीडिसाइड, ऐसे वर्ड आपको मिले थे। तो ये सब बायो जैसे कई सारे वर्ड होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं बायो पायरेसी, एक नया टर्म है हमारे पास अब, बायो पायरेसी। ठीक है, बायो पायरेसी क्या होता है। अब बायो पायरेसी को आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक तरह से बायो पायरेसी चोरी है ना, किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और ऑर्गेनिज्म की चोरी। एक तरह से याद करने के लिए आप याद कर सकते हो कि बायो पायरेसी का ये मतलब होता है। कैसे, अब समझना, बायो पायरेसी आप कब बोल सकते हो। बायो पायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। दो कंडीशन है जब आप बायो पायरेसी बोल सकते हो। आप किसी को मान लीजिए, इसके एक साधारण से एग्जाम्पल बताती हूँ आपको जिससे आप थोड़ा समझ पाएँ। बेटा मान लो किसी जंगल में कि कोई फॉरेस्ट है, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर ट्राइब रहता है और वहीं पर उसका घर है, वहीं पर वो रह रहा है, वहीं से उसको फूड मिल रहा है। एंड कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन आई और वहाँ पर कोई मान लो बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ियाँ हैं, उनको उन्होंने कट किया और लेके चले गए। उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से या जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे परमिशन नहीं ली, पहली कंडीशन। दूसरा, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका तो संसार उजाड़ के चले गए वो, अब वो कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, उसके लिए उन्होंने उनको कंपेंसेटरी पेमेंट नहीं दिया। तो ये दो चीज़ें अगर नहीं की उन्होंने तो हम बोलेंगे ये बायो पायरेसी हुई है। किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स का उन्होंने कंपेंसेटरी पेमेंट दिए बिना और ऑथराइजेशन से परमिशन लिए बिना उन्होंने ऐसा करा। ठीक है, तब हम इसको बायो पायरेसी बोलते हैं। सही है। जैसे आपने सुना होगा कहीं पर मान लीजिए कोई मंदिर बन रहा है या गवर्नमेंट को कोई भी डेवलपमेंट करनी है, तो वहाँ पहले से अगर बस्ती बसी हुई है तो गवर्नमेंट उनको हटाने से पहले कंपेंसेटरी पेमेंट देती है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो बायो पायरेसी मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करना बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज। पर अगर यूज़ कर सकते हैं, यूज़ क्यों नहीं कर सकते। पर बायो पायरेसी आप कब बोलेंगे, जब वो दो चीज़ें ना करें, नो
प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम कंट्री और गवर्नमेंट एंड पीपल कंसर्न्ड, ठीक है। एंड सेकेंड, नो कंपेंसेटरी पेमेंट टू पीपल कंसर्न्ड, ठीक है। उन्होंने कंपेंसेटरी पेमेंट भी नहीं दिया। अगर ये दो चीज़ें उन्होंने नहीं करी तो हम बोलेंगे बायोपायरेसी हुई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी ये इंपॉर्टेंट हो गया। और एक और आपका टर्म हो गया बायो से रिलेटेड, बायो फोर्टिफिकेशन, बायो रिसोर्सेज, बायो रेमेडिएशन, बायो डीजल, बायो पेटेंट, बायो पायरेसी, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो वीडिसाइड, ये सारे आपके टर्म्स हो गए। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली। अब एक जनरल सी कुछ बात दी हुई है कि बेटा जिस भी नेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है उनके पास पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, पर उनकी बायोडाइवर्सिटी कमज़ोर है और उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज कमज़ोर है, ठीक है। इन कंट्रास्ट जो भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास बहुत अच्छी है कंपेयर्ड टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। बायो रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. तो होता क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो अंडर डेवलप्ड जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी इस ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, ठीक है, और अपना टाइम और एफर्ट बचा सकती हैं, अपना खर्चा बचा सकती हैं और कॉमर्शियलाइज कर देंगी। मान लो हमारे पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको नहीं पता है, वो उसको यूज़ करके कोई नई टेक्नोलॉजी बना के और उससे पैसे बना सकती हैं और इसलिए वो फाइनेंशियली तो रिच हैं बट ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास कम है, बायो रिसोर्सेज उनके पास कम है। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस, inadequate compensation and benefit sharing between developing and developed countries। अब होता क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज से वो वही सामान, वही नॉलेज जिससे वो अपनी नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो कम पैसों में, मतलब कम कंपेंसेशन देके ले लेते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज थोड़े पैसों में भी अपनी बहुत रिच ट्रेडिशनल नॉलेज या बायो रिसोर्सेज को शेयर कर दे रहे हैं, जबकि जो शेयरिंग होनी चाहिए, बेनिफिट शेयरिंग, वो अच्छी होनी चाहिए कि आपके पास भले ही इसमें लगाने के लिए पैसा है पर ये ट्रेडिशनल नॉलेज आपको नहीं पता है जिससे आप इतने पैसे बनाने वाले हो, या फिर आपके पास ये बायो रिसोर्स नहीं है जिससे आप कोई नई टेक्नोलॉजी शुरू करो। तो बेनिफिट शेयरिंग धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनको इनएडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जा रहा है और बेनिफिट शेयरिंग सही नहीं हो रही है, अच्छी खासी होनी चाहिए। Therefore, some nations are developing laws, इसीलिए अब कुछ कंट्रीज जो है लॉज बना रही हैं to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। उनके ट्रेडिशनल नॉलेज और बायो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो, उनको बेनिफिट शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए लॉज बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट, दूसरा सुधार करके उन्होंने दिया है, ऑफ द इंडियन पेटेंट्स बिल। इंडियन पेटेंट बिल जो है उसमें इंडियन पार्लियामेंट ने दूसरा सुधार किया है दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन, जो इन चीज़ों का ध्यान रख रहा है, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। मतलब पेटेंट, बायो रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, बेनिफिट शेयरिंग, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका ध्यान में रखते हुए लॉज में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन पेटेंट बिल में भी किए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से मार्क करके याद रखना है और एकदम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बेटा एथिकल इश्यूज। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग द चैप्टर, द यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, और जो चैप्टर हमारा चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इट इज़ कंप्लीटेड हियर। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा। एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ो, इसकी 3 बार 4 बार हर लाइन ध्यान से पढ़ो। आपको कोई डाउट आते तो आप स्टिल मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।